सोलोड स्टार के एपिसोड 98 की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर्वेंट बताता है कि कैप्टन पूला हम पूल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जिसके बाद में लुओ फेंग के नए घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता लुओ फेंग को बताती है कि नो लेंसन पूल एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है उसे मैंने सफलतापूर्वक हैक कर लिया है और नो लेंसन क्लैन की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल गई है। और ये जो नो लेंसन क्लैन है इसे 81,066 साल पहले नो लेंसन नाम के यूनिवर्स लेवल के एक स्ट्रॉन्ग बंदे ने बनाया था और ये 80,000 साल पहले ही यूनिवर्स लेवल पे पहुंच गया था। इसलिए अभी इसकी स्ट्रेंथ यूनिवर्स लेवल के 9th लेवल पे है और ये नो लेंसन क्लैन का फर्स्ट चीफ भी है और इसी के नाम पे क्लैन का नाम भी रखा गया। और इसके स्टूडेंट्स में से 6 जने यूनिवर्स लेवल के हैं, जिनमें से 2 लेंसन के वंशज हैं जो कि जनरेशन के 2nd और 3rd चेयरमैन भी हैं और अभी के क्लैन लीडर भी। और ये जो नो लेंसन पूल था वो अभी के क्लैन लीडर का बायोलॉजिकल ग्रैंडसन था और इसकी भी पोजीशन क्लैन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट थी। और इस बात को जान के लुओ फेंग काफी हैरान था कि नो लेंसन फैमिली के अंदर 7 जने यूनिवर्स लेवल के हैं। और बबाता बताती है कि नो लेंसन का जो टैलेंट है वो काफी अच्छा है और वो काफी जल्दी चीजों को समझ भी लेते हैं। और यूनिवर्स लेवल पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया और स्टूडेंट्स को सिखाने का जो इसका स्टेटस है वो काफी हाई भी है और इसका स्टूडेंट बनने के लिए कम से कम स्टार लेवल के 9th लेवल पे पहुंचना ही होता है। और इसके अलावा नो लेंसन क्लैन के बनने के बाद क्लैन आर्मी की स्थापना की, जिसे नोलन आर्मी भी कहते हैं। और इनमें से हर एक की स्ट्रेंथ प्लेनेट लेवल के 9th लेवल की है और इनके पास सोल्जर्स 8,000 से ज्यादा हैं और 80,000 सालों तक नो लेंसन क्लैन के द्वारा मैनेज करने के बाद ये कालुओ किंगडम के अंदर 3 लार्जेस्ट क्लैन में से एक बन गया। और हाई होंगशन किंगडम की जो एफिलिएट कंट्री है वो कालुओ किंगडम है। और फिर लुओ फेंग पूछता है कि जो फाइटर टीम को उन्होंने अर्थ पे भेजा है उनके बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? तो बबाता बताती है कि इस बारी जो नो लेंसन क्लैन ने फाइटर प्लेन टीम को भेजा है वो इस बारी अर्थ को कॉलोनाइज करने के इरादे से भेजी है, जिसे नो लेंसन का एक स्टूडेंट पूरा लीड कर रहा है, जबकि इसके ही 7 स्टूडेंट्स इसकी मदद करने के लिए आए हैं। जबकि नोलान के 30 सोल्जर्स हैं, जबकि बाकी के 8 और आए जिन्होंने इससे टीचिंग ली है। जबकि 1000 से ज्यादा लोग स्टार लेवल के नाइट हैं, जबकि प्लेनेट लेवल के 10,000 से ज्यादा हैं। और इस चीज को सुन के लीशान कहता है कि आखिर हम इससे कैसे निपटेंगे, जबकि मैं और ब्रदर होंग तो बस प्लेनेट लेवल के 9th लेवल पे ही हैं। यहाँ तक कि वैसे हम अपनी लाइफ फोर्स को बर्न भी करते हैं, तो इस सेक्रीफाइस देने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा हम स्टार लेवल के 1 या 2 को ही खत्म कर पाएंगे, जबकि उनके पास तो स्टार लेवल हजारों में है और उनसे जीतने का तो एक चांस भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद हमें नो लेंसन की स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी बड़ा तगड़ा एलियन कहता है कि एक बारी ओल्ड पाट्रियार्च ने इस पूल से वादा किया था जिससे कि वो लाइफ टाइम के लिए एल्डर की पोजीशन ले सकता था। तो क्या उसे सच में लगा था कि वो इतना ज्यादा महान था जो वो हमारे सिरों को कुचल के आगे बढ़ सके? और ये जो होता है इसका नाम तारेवू होता है और ये कहता है कि यहाँ तक कि उसने तो हमें इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन के बारे में जरा सा भी नहीं बताया। और मिस्टर पूरा मुझे लगता है कि हमें तो पूरा इसे रोकते हुए कहता है कि मेरे साथ कुछ भी करने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि अभी क्लैन मैटर काफी इंपॉर्टेंट है और तो अर्थ पे पहुंचने में अभी 3 महीने बाकी हैं। और ओल्ड पाट्रियार्च के अनुसार वहाँ पे काफी सारे और वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं, इसलिए अर्थ हमारी होके ही रहेगी। जबकि सिर्फ लुओ फेंग कहता है कि नो लेंसन क्लैन में 7 जने यूनिवर्स लेवल के हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा सोल्जर स्टार लेवल के लेवल 9 पे हैं। और जो फाइटर प्लेन्स अर्थ पे भेजे गए हैं उनमें से 38 स्टार लेवल के लेवल 9 पे हैं, जबकि बाकी के हजारों से ज्यादा लोग स्टार लेवल के नाइट्स हैं, जबकि प्लेनेट लेवल के 10,000 से ज्यादा हैं। जबकि हमारे पास सिर्फ 16 ही स्टार लेवल के लोग हैं, जिनमें से भी हाईएस्ट लेवल 7 पे ही है और हमारे मुकाबले उनकी कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा है। तो आमने सामने की जंग में हमारे पास 1% भी चांस नहीं है जीतने का। तो मास्टर होंग कहते हैं कि हालांकि हमें सामना करना ही होगा, नहीं तो वो अर्थ पे कब्जा कर लेंगे और तब इंसानों को गुलाम बना दिया जाएगा। तो बबाता कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अर्थ बिना किसी मास्टर की भूमि है जिस पर कोई भी अपनी कॉम्बैट पावर से कब्जा कर सकता है और वही अर्थ का मास्टर बन जाएगा। और यूनिवर्स के ये जो रूल्स हैं ये वाकई में काफी क्रूल हैं। और तभी लुओ फेंग को एक आइडिया आता है और ये कहता है कि अब भी एक रास्ता है। और फिर बबाता से पूछता है कि अर्थ का लीडर कौन बन सकता है? तो बबाता पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब अर्थ को खरीदने से है? जिस पर लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, अर्थ को खरीद लेते हैं। और इस चीज को सुन के ये दोनों ही हैरान होते हैं और बबाता कहती है कि हाई लोंगशन किंगडम में रेलेवेंट प्रोविजन के अनुसार बिना मास्टर के प्लेनेट को कोई भी खरीद सकता है, वो भी 300 मिलियन हाईलोंग कॉइन्स की कीमत पे। और प्लेनेट के लेवल के अनुसार ही कीमत बढ़ती है और जब ऐसा हो जाएगा तो लुओ फेंग प्लेनेट का ओनर बन जाएगा, जो कि हाईलोंग किंगडम के अंदर प्लेनेट के ओनर के रूप में जाना जाएगा। जबकि नो लेंसन क्लैन कालुओ किंगडम के अंदर 3rd लार्जेस्ट क्लैन है। हालांकि यूनिवर्स सिविलाइजेशन के बीचों बीच में जो हाईलोंग किंगडम है उसकी नजरों के सामने ये बस एक छोटी सी और बेकार सी पावर है। तो
अगर अर्थ को हाइलोंग किंगडम की तरफ से पहचान मिल जाती है तो नोलेंसन क्लैन दोबारा कभी अर्थ की तरफ नजरें उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जबकि 300 मिलियन को सुन के ली शेन तुरंत ही लो फेंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है, जिस पर लो फेंग हाँ करते हुए कहता है कि अगर मैंने स्टार लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं उस फर्स्ट बैंक अकाउंट को ओपन कर सकता हूँ जिसे मास्टर हु यानबू ने दिया है, और ये इमोर्टल लेवल के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की विरासत है। और यहाँ तक कि वैसे ये सबसे छोटा अकाउंट है लेकिन तब भी इसके अंदर काफी ज्यादा माल है जो कि अर्थ को खरीदने के लिए काफी होगा। तो बबाता लो फेंग से कहती है कि यहाँ तक कि वैसे तुम्हारी गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो स्टार लेवल की है, हालांकि जो बैंक बीमा शक्ति अलार्म समझता है वो इस आइडेंटिटी को नहीं मानेगी, इसलिए तुम्हें अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को ही इस्तेमाल करना होगा बैंक अकाउंट को खोलने के लिए। और तुम्हारी जो फिजिकल ह्यूमन आइडेंटिटी है वो सिर्फ प्लेनेट लेवल के लेवल 6 की ही है, जबकि स्पिरिचुअल पावर भी प्लेनेट लेवल के लेवल 8 पे ही है। तो लो फेंग कहता है कि 3 महीनों के अंदर मुझे स्टार लेवल पे ब्रेक थ्रू करना ही होगा और हम लोग अंत तक साथ में ही लड़ेंगे। जबकि लू फेंग के जो बच्चे होते हैं वो अपने डैड को जल्दी लौट आने के लिए कहते हैं, जबकि सभी लोग ही इन्हें विदा कर देते हैं। और फिर लू फेंग बबाता से हाइलोंग किंगडम के जो सबसे करीब प्लेनेट है उसे सिलेक्ट करने के लिए कहता है जहाँ पे बैंक बीमा शक्ति अलार्म समझता हो। मैं वहीं पे ट्रेनिंग करूंगा जिससे कि मैं जैसे स्टार लेवल पे ब्रेक थ्रू करूंगा तो तुम्हें भी तुरंत ही मास्टर के एसेट्स मिल जाएंगे जिससे कि तुम अर्थ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ओनरशिप को कंप्लीट कर सकोगी। और तभी बबाता प्लेनेट बियान को सिलेक्ट कर लेती है और होंग कहता है कि वैसे तो नोलेंसन क्लैन के जो फाइटर प्लेन हैं वो 3 महीने बाद आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें उनका स्पेसिफिक टाइम नहीं पता है और अगर वो तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने से पहले आ गए तो इंसान काफी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। तो लो फेंग कहता है कि तो हमें उसके लिए भी बैकअप प्रिपरेशन करनी होगी और जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँगा तब मैं डिफेंस सिस्टम के साथ एक सेफ्टी बेस बनाऊंगा। और बबाता बताती है कि ये सेफ्टी हेडक्वार्टर्स हैं जिसे मैंने वर्चुअल यूनिवर्स से चूज किया है और ये ग्रेड 1 है जिसकी कीमत 1 लाख हाइलोंग कॉइन्स है, जिसकी हाइट 30 फ्लोर्स की है, जबकि वॉल्यूम 300 मिलियन लोगों का है और इसकी जो लेंथ एरिया है वो 10 किलोमीटर्स का है, जबकि जो बी लेवल का है वो 90 मिलियन हाइलोंग कॉइन्स का है और इसकी कैपेसिटी भी बिल्कुल वैसी ही है। जबकि ये जो C3 लेवल है ये 51 बिलियन हाइलोंग कॉइन्स का है और इसकी कैपेसिटी भी बिल्कुल वैसी ही है, जबकि जो C5 लेवल का है वो 98 बिलियन हाइलोंग कॉइन्स का है। जबकि ये C3 लेवल का मुझे सबसे सस्ता लगता है जिसकी कीमत 8.9 बिलियन हाइलोंग कॉइन्स की है। और होंग सोचता है कि ये ग्रेड A का है जिसके पास प्लेनेट लेवल का डिफेंस है, जबकि लेवल B की तुलना स्टार लेवल के डिफेंस से की जा सकती है और करीब उनके पास 40 नाइट्स हैं जो कि नोलेंसन क्लैन के फाइटर प्लेन्स के अंदर हैं और ये सभी ही स्टार लेवल के लेवल 9 पे हैं। और अगर तुम इन जैसे ताकतवर लोगों से लड़ना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम C लेवल के सेफ्टी हेडक्वार्टर्स की जरूरत होगी। और लो फेंग कहता है कि अगर हम स्वॉर्ड बो वेपन्स को बेच भी देते हैं तब भी हमारे पास सिर्फ 1.7 बिलियन ही होंगे, जिससे यहाँ तक कि हम सबसे सस्ते वाले C3 लेवल सेफ्टी बेस को भी नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने एसेट्स को बेच दूंगा जिससे कि फंड को बढ़ा सकूं। और बबाता कहती है कि अगर हम तुम्हारे एसेट को अभी हाई प्राइस पे भी बेचते हैं जो कि हाई ग्रेड का ब्लैक हीटिंग मेटल है जो कि सिर्फ एंटी-क्यू क्लास हाइलोंग क्राफ्ट का है, तो कुल मिला के इसका एस्टिमेट 12 बिलियन हाइलोंग कॉइन्स तक पहुंच जाएगा। जबकि बाद में हम पूल प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि जनरल टाइटेनियम का बना हुआ है, तो ये बस C ग्रेड का ही है जिसकी कीमत 800 मिलियन हाइलोंग कॉइन्स है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाइलोंग एयरक्राफ्ट से ज्यादा कम नहीं होगी। और फिर लो फेंग बताता है कि मुझे याद आया कि कोसान जो है वो इस प्लेन का काफी बड़ा वाला फैन है। और बबाता कहती है कि यहाँ तक कि वैसे वो मोटा अमीर दिखता है लेकिन तभी वो हाइलोंग एयरक्राफ्ट को नहीं खरीद पाएगा। तो लो फेंग कहता है कि हम उससे एक सुटेबल बेयर को ढूंढने के लिए कह देंगे। और जैसे ये कोसान से कांटेक्ट करते हैं तो वो कहता है कि लो फेंग तुमने तो काफी लंबे समय बाद कांटेक्ट किया है, जिस पर लो फेंग कहता है कि थोड़ी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और जब ये तीनों ही यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं तब लो फेंग इन दोनों के साथ ही मेडिटेट और ट्रेनिंग करता है जहाँ पे ये अकेला ही होंग और लीशान से लड़ रहा होता है, जहाँ पे बार बार ये दोनों ही लो फेंग के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं और लो फेंग को एक बारी भी इनके ऊपर अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा होता है। और जैसे ही होंग इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है तो लो फेंग तुरंत ही काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से सब कुछ पीछे हट जाता है और इसी के साथ लो फेंग भी जीत गया होता है। तो होंग कहता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी अभी भी स्टेबल नहीं है, इसलिए हम दोनों का एक साथ सामना करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो लो फेंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों का कॉर्पोरेशन एकदम परफेक्ट है, जिससे मुझ पे काफी प्रेशर पड़ता है और उससे भी बढ़कर 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस में मेरी जो इम्प्रूवमेंट है वो काफी स्लो है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 3 महीनों के अंदर मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जिस पर होंग कहता है कि हमें इस बाधा का सामना करना ही होगा और इतनी ज्यादा चिंता सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी और अगर ब्रेक थ्रू नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें हांजिया की मेडिटेशन
मेडिटेशन टेक्निक सिखाऊंगा जो कि तुम्हारे माइंड को ट्रेन करने में मदद करेगी, जिससे कि तुम तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और माइंड को प्रैक्टिस करने से सिर्फ तुम्हारी मेंटेलिटी को ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी फिजिकल कंट्रोल की जो एबिलिटीज है उसे भी इम्प्रूव कर देगी और इससे थिंकिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से हम दोनों प्लेनेट लेवल पे पहुंचे हैं। और फिर ली शान लुओ फेंग से कहता है कि वैसे तुम्हारी जो कॉम्बैट पावर है वो काफी स्ट्रांग है, हालांकि तुम्हारे माइंड को ट्रेन करना तब भी काफी नहीं होगा, जबकि मैं जो योगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करता हूँ मैं उसे भी तुम्हें माइंड ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दूंगा। तो इसके लिए लुओ फेंग शुक्रिया अदा करता है और तभी ये लोग प्लेनेट बियॉन्ड पे भी पहुंच जाते हैं। और ली शान कहता है कि आज मैं पहली बार अर्थ से बाहर आया हूँ। और बबाता बताती है कि प्लेनेट बियॉन्ड की ये जो तुम्हारी लोकेशन है, हाइलुंग एयरक्राफ्ट के बेयर को भेज दिए जिसे कोसान ने चूज किया है और वो भी आने वाला है। जिसके बाद ये सभी ही प्लेनेट बियॉन्ड में एंटर करते हैं और अब से बस 70 दिन ही रह गए हैं नोला एंड सन के फाइटर प्लेन्स के आने में। और इस दौरान ये कल्टीवेट भी करते हैं, जिसके बाद एक एलियन को हाइलुंग एयरक्राफ्ट भेज दिया जाता है जिसकी कीमत 12.8 बिलियन हाइलुंग कॉइंस इन लोगों को मिल गई होती है, जिससे इनका जो बैलेंस है वो 14.5 बिलियन हाइलुंग कॉइंस तक पहुंच गया है। जिसके बाद ये लोग छोटे साइज के 4 C2 लेवल सेफ्टी बेसिस को देखते हैं, जबकि एक मीडियम साइज के C2 लेवल सेफ्टी बेस को, और तो यहाँ पे इन्हें 1 मीडियम साइज का C3 लेवल सेफ्टी बेस भी मिलता है जो कि टोटल 13.2 बिलियन हाइलुंग कॉइंस का है। जबकि हम देखते हैं कि लेंसिन के जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो समय से पहले सोलर सिस्टम में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हमें अर्थ पे 24 दिसंबर 2062 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ही एकदम एक्टिव होते हैं, जबकि 64 दिन रह गए होते हैं नो लेंसन के फाइटर प्लेन्स के आने में। जबकि लुओ फेंग आउटर स्पेस में ही फाइटर प्लेन से निपटने के बारे में सोच रहा होता है और गॉड ऑफ वॉर ने प्रस्ताव दिया है कि पूरी दुनिया में 6 सेफ्टी बेसिस बनाए जाएं और इंडिया में स्मॉल साइज के C2 लेवल सेफ्टी हेडक्वार्टर बनाया गया है। जबकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट है वो एलाइड ह्यूमंस और ह्यूमन कल्चरल एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। जबकि सोवियत यूरोपियन बॉर्डर पे हंटियन नाम का C2 लेवल सिक्योरिटी बेस मीडियम साइज का बना है। जबकि जो C3 बेस है वो जियांगनान बेस सिटी के नॉर्थ में स्थित है जहाँ पे 10 मिलियन लोग ठहर सकते हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी हेडक्वार्टर है जिसकी लेंथ 2 किलोमीटर है और वेड्थ भी 2 किलोमीटर की है, जबकि हाइट 180 मीटर्स की है जहाँ पे 10 मिलियन लोग रह सकते हैं। और अब बस 56 दिन ही रह गए हैं। और तभी यहाँ पे एक पियक्कड़ कहता है कि अगर वो सच में एलियंस हैं तो इंसान निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे, तो इतनी ज्यादा परेशानी उठानी ही क्यों है और ना जाने ये शरणार्थी की जिंदगी कब खत्म होगी। जिसके बाद हमें यूनाइटेड नेशन मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है कि क्या ये इंसानों के लिए फॉरेन प्लेस है। फॉरेन मतलब अनप्रिडिक्टेबल, और ऐसा ही अनप्रिडिक्टेबल खतरे का सिग्नल मिला है। जबकि हम इंसान काफी ज्यादा कमजोर हैं, हालांकि इसके साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, और जो निर्वाणा खतरा आया था हमने तो उसे भी पार किया है। जिसके बाद हमने गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर को भी सरवाइव किया है और हर बारी ही बाजी को पलटा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बारी भी सफल होंगे, क्योंकि हमारे जो हीरोज हैं वो यूनिवर्स में बढ़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास भी लीडर हैं जो कि इस अनजान यूनिवर्स के अंदर उम्मीद की किरण हैं। और अब फाइटर प्लेन्स के आने में सिर्फ 50 दिन ही रह गए हैं और धीरे धीरे करके ये दिन भी गुजरने लगते हैं और अब देखते देखते सिर्फ 10 दिन ही रह गए होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।